हाय डियर फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद ऑनलाइन आई हूँ। थोड़ा काम था और इस टाइम जब मैं ऑनलाइन नहीं आ रही थी, यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाल रही थी, तो बहुत सारे मैसेज आए हैं, लोगों के सवाल है उसमें। तो कुछ सवाल ऐसे हैं कि उसका आंसर भी छोटा है, तो पहले मैं उसे बता देती हूँ। उसके बाद हमारा बातचीत करने का टॉपिक रहेगा कि क्या मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं। तो इसका आंसर थोड़ा लंबा है, तो फिर इसका आंसर देने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। एक तरह से मैं अपना ओपिनियन तो इस पे खुद का तो पूरा तो दूंगी नहीं। जो साइकोलॉजी मानती है, जो मनोविज्ञान मानता है, उस अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति कितना स्वस्थ है मानसिक तौर पे, उसके कुछ पैमाने होते हैं। उसी के कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे साइकोलॉजिस्ट इससे सहमत हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले जो छोटे सवाल हैं उसको देख लेते हैं। अगर कोई ये कहे कि सुंदर होने से संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो सुंदर होने से संभावनाएं बढ़ती हैं कि नहीं, ये तो आप किस क्षेत्र की संभावनाओं की बात कर रहे हैं, ये तो उस पर डिपेंड करता है। हर क्षेत्र में तो संभावनाएं नहीं बढ़ती हैं। सिर्फ सुंदर होना बहुत बड़ी बात नहीं है। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। किसी किसी क्षेत्र में कुरूप होना अभिशाप होता है। अगर हम चाहते हैं उसमें जाना तो एंट्री तक नहीं हो सकती। तो ये तो उस क्षेत्र से संबंधित है ना कि सुंदर होने से संभावनाएं बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती हैं। बाकी अगर नॉर्मली हर जगह देखा जाए तो कुरूप व्यक्तियों की थोड़ी उपेक्षा होती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि सुंदर व्यक्तियों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। उनको दूसरे तरह की समस्या होती है, दूसरे समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ विशेषताएं आपको संभावनाओं के द्वार खोलती हैं, तो कुछ समस्याओं के द्वार भी खुले होते हैं, जिनसे समस्याएं आती रहती हैं, आप उससे जूझते रहते हैं। तो हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान होता है, दो पहलू होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत धीरे बोलती हूँ, क्यों बोलती हूँ? अब मैं माइक तो लगाई हूँ ना, इससे ज़्यादा तेज़ मेरी आवाज़ नहीं हो सकती है। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी है, मैं प्रयास करती हूँ तेज़ बोलूँ। अब इससे तेज़ मैं नहीं बोल सकती, इसलिए मैं पहले की भी स्टार्टिंग के वीडियो में एक दो वीडियो थे जिसमें मेरी वॉइस बहुत स्लो थी, तो मैंने डिलीट कर दिए। सुनने में बहुत दिक्कत होती थी, मुझे भी ऐसा लगता था। और उसके बाद मैंने ईयरफोन लगा के कुछ वीडियो बनाया, फिर भी क्लियर नहीं आया। अब माइक लगाती हूँ, अब इससे तेज़ मैं नहीं बोल सकती। वैसे भी मैं भाषण तो दे नहीं रही हूँ ना, मंच पे तो हूँ नहीं, मैं नेता तो हूँ नहीं कि अपने वाक शक्ति का वर्चस्व दिखाना है। तो सिर्फ बोलना तो है नहीं ना कि मैंने स्क्रिप्ट लिखा बोल दिया, सोचना भी पड़ता है। तो फिर कभी कभी होता है ना कि लोग सोचते हैं कि एकदम स्पीड से क्यों नहीं बोल रही हो। तो मैं समाचार नहीं पढ़ रही हूँ, समाचार तो पढ़ नहीं रही हूँ कि बस पढ़ दिया मैंने खूब अच्छी आवाज़ में। आवाज़ तो मैं भी अच्छा बना के बोल सकती हूँ, तो एक बनावटी आवाज़ में अच्छे से मैंने समाचार पढ़ दिया। या फिर मैं नेता तो हूँ नहीं, मंच पे भाषण दे रही हूँ चिल्लाने से क्या कॉन्फिडेंस दिखता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। हर जगह चिल्लाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। नेता लोग हैं तो वो तो उनका गुण है ना कि उनको जनता में जोश लाना है अपने भाषण से। मैं क्या यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन बैठ के जोश ला रही हूँ लोगों में, हैं? मैं कौन सा मोटिवेशन दे रही हूँ जो मैं भाषण दूँ? मैं बहुत बार ये सुन चुकी हूँ, आवाज़ स्लो है। तो मुझे आज इरिटेशन हो गई कि क्या मैं भाषण दे रही हूँ? भाषण तो दे नहीं रही हूँ, इससे तेज़ नहीं बोल सकती मैं। तो दूसरा सवाल का जवाब तो ये हो गया। और बहुत छोटे छोटे और भी सवाल हैं जिसके मैं आंसर पहले भी दे चुकी हूँ। सिर दर्द क्यों होता है, ये सारी चीज़ें।
मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए। और ये जो है कि क्या आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो इस पे मैंने कुछ उस पे इसका पॉइंट नोट किया है कि अगर आपको ये अपने आप में देखना है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, तो इसको 3 पॉइंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो आपको ये देखना होगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति खुद में सुख का अनुभव महसूस करता है, अपने आप में उसको सुख की अनुभूति होती है, वो अंदर से दुखी नहीं रहता है, दूसरों को दिखाने के लिए खुश होने का अभिनय नहीं करता है, वो सच में वास्तव में अंदर से खुश होता है, खुशी का अनुभव होता है। उसके बाद वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, संतुष्ट महसूस करता है, और वह न तो अपने आप को औरों की अपेक्षा कम समझता है और न ही औरों से बहुत ज़्यादा अपने आप को समझता है कि नहीं मैं तो बहुत मतलब जितना है नहीं उससे बड़ा समझता है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक तरह से उसकी अपने आप को लेके समझ संतुलित होती है, वरना दूसरों से खुद को बहुत छोटा समझता है न खुद को बहुत बड़ा, जो वास्तव में वो है वो समझता है। उसके बाद उसके दिमाग में ये चीज़ एकदम स्पष्ट तौर से निर्धारित होती है कि हर व्यक्ति की, हर मनुष्य की अपनी जगह अलग अलग उपयोगिता होती है, इसलिए हर व्यक्ति का आदर करना चाहिए, इस अर्थ को वो समझता है। और अपनी जो कमी है उसको आदरपूर्ण स्वीकार करता है, ये नहीं कि अपनी उपेक्षा करके स्वीकार नहीं करता है। अगर उसकी कोई कमी है तो वो उस बात को ईमानदारी से स्वीकार करता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, वो अपने आप का रिस्पेक्ट, जैसे होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप का आदर करने के साथ साथ वो दूसरों का भी आदर करना जानता है, और वो दूसरों में रुचि रखता है, स्नेह रखता है। वो अपने आप को समाज के समूह का एक अंग समझता है, वो समाज से कटा हुआ अपने आप को नहीं समझता है, समझता है कि हम समाज के अंग हैं, और समाज के प्रति जो भी उत्तरदायित्व है व्यक्ति का, वो उस चीज़ से अच्छी तरह परिचित होता है, और वो उसको जो अपना फ़र्ज़ होता है व्यक्ति का, वो उसको अच्छी तरह से पता होता है, और वो उसको अपना फ़र्ज़ पूरा करने का प्रयास करता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति है जीवन का जो मांग है, मतलब कि जो हमारा जीवन है हमसे क्या अपेक्षाएं रखता है, और उस अपेक्षाओं की पूर्ति कैसी होगी, ये अच्छी तरह से वो समझता है, और उसको पूरा करने के प्रयास को भी अच्छी तरह से समझता है कि कैसे इसको पूरा करना है, किस तरह से करना है, और इसका प्रयास भी करता है, हमेशा प्रयासरत रहता है अपने जीवन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। अपने से जुड़े लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करता है, समस्याओं को सुलझाने की योग्यता रखता है। ये नहीं कि समस्या आई सामने तो समस्या में खुद ही उलझ गया, ऐसा नहीं होता है। और उसमें अपने प्रति सोचने की क्षमता, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, और किसी भी निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, ये सारी क्षमताएं उसके अंदर होती हैं जो व्यक्ति मानसिक तौर पे स्वस्थ होता है। और वो अपनी भावना, दूसरों की भावना जैसे कि क्रोध, प्यार, हीन भावना, अपराध बोध, इन सब में संतुलन बनाने की क्षमता वो रखता है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए एक स्वस्थ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान के रूप में। तो इसमें कितने पॉइंट्स आपसे मिलते हैं आप मैच करके देखिए, और अगर नहीं मिलते हैं तो अगर कुछ कमी हो रहा है तो उसको सुधार के फिर इतना सुधार कीजिए कि आप सारे पॉइंट में सकारात्मक रूप से फिट बैठें।
मतलब कि सारे गुण आप में हो। जरूरी नहीं है कि सबके सब हो, किसी किसी में कोई कमी भी हो सकती है, तो उसको सुधारा जा सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम एकदम निराशावादी हो गए, नहीं है तो अब तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं और निराशा में डूब जाए, बाकी 2-3 जो गुण है उसको भी चौपट कर दे, तो ऐसा तो है नहीं, उसको सुधारा जा सकता है। तो ये होते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की पहचान। और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उनका भी मैंने कुछ पॉइंट, इस पे तो किसी ने पूछा नहीं कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की, क्योंकि बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर की ये सिम्टम होते हैं, तो सब लोग को मालूम है, ये थोड़ा ब्रॉड है तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैंने उस पर एक पॉइंट नोट किया है। हाँ, तो खराब मानसिक स्वास्थ्य के संकेत जो होते हैं, पहला है क्या आप सदा चिंता से ग्रस्त रहते हैं। पहली पहचान ये है कि हमेशा आपको एंजाइटी, डिप्रेशन टाइप का आपके दिमाग की स्थिति बनी रहती है। पहला क्वेश्चन, अगर इसका टिक, हाँ आप क्वेश्चन नोट करते जाइए या फिर दिमाग में ही ऐसे नोटिस करते जाइए और उसमें से देखिए कितने पे आपका टिक लग रहा है। और दूसरा है, क्या आप अपने को एकाग्र नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन बनाने में आपको दिक्कत होती है, एकाग्रता में अगर कोई समस्या है, तो अगर इसका आंसर हाँ है तो उसको आप टिक कर लीजिए। तीसरा है, क्या आप बिना कारण के लगातार उदास रहते हैं। अगर बिना कारण के लगातार उदास रहते हैं तो ये भी मानसिक रूप से स्वस्थ ना होने की पहचान होती है। और चौथा, क्या आप आसानी से जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आपको गुस्सा आता है। पांचवा है, क्या आप नित्य अनिद्रा से परेशान रहते हैं, यानी कि आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है। छठा, क्या आपकी मानसिक स्थिति बदलती रहती है, मतलब कि बदलने का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं, तुरंत मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग का मतलब कि इधर से इधर, जैसे पेंडुलम होता है, और उसकी अवधि जो होती है बदलने की, वो बहुत कम पीरियड उसका होता है। जैसे कि अभी 2 मिनट में आप नाराज थे, 2 मिनट बाद आप मान गए, हंसने लगे, इसको बोला जाता है इसमें क्या लिखा है, मानसिक स्थिति बदलना, मतलब इसको इंग्लिश में मूड स्विंग ही बोला जाता है। कि अचानक नाराज होना, अचानक खुश होना, मतलब कि विरोधी भावनाएं अचानक से आना, अचानक से आप रो रहे हैं, अचानक से हंस रहे हैं, इस तरह की भावनाओं को बोला जाता है कि मानसिक स्थिति का बदलना या मूड स्विंग होना। और उसके बाद और ऐसी स्थिति में क्रोध भी बना रहता है, उदासी भी बनी रहती है। फिर सातवां है, क्या आप सदा लोगों द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं, मतलब कि आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, आपको देख के आपसे बचने लगते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, या फिर नापसंद करने के बहुत सारे सिम्टम हैं, आप लोग तो खुद जानते होंगे। तो इस पे देखिए आपका टिक लग रहा है कि नहीं। फिर आठवां है, क्या आप उत्तेजित हो जाते हैं, अगर आपके दैनिक दिनचर्या में थोड़ा भी परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि आपका रूटीन अगर बदल रहा है तो आप टेंशन में आ जा रहे हैं, आप लड़ाइयाँ कर रहे हैं, आप एग्रेसिव हो जा रहे हैं, इस पे टिक लगाना है कि अगर हाँ तो टिक लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद 9वां है, क्या आप अपने बच्चे पर अनायास ही गुस्सा होते हैं। अगर कोई पेरेंट्स है तो अपने बच्चों पे, माता या पिता में से कोई भी, तो अपने बच्चों पे कहीं और का गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल रहा है, या फिर जरूरी नहीं है बच्चों पे ही, घर में कोई भी पर्सन हो, तो आप नाराज किसी और बात से हो, गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हैं, कहीं ऐसी कंडीशन तो नहीं है। उसके बाद 10वां है, क्या आप हमेशा अच्छा नहीं अनुभव करते हैं, मतलब वही कि आप खुशी का अनुभव नहीं करते हैं। और 11वां है, क्या आप बिना कारण के भयभीत रहते हैं, आपको हमेशा डर सताता रहता है, किसी भी बात का डर, जैसे
ज़्यादातर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर मेरे पास पैसे कैश नहीं रहते हैं तो मुझे डर लगता है कि अगर इमरजेंसी होगा तो क्या होगा, जबकि आज तक लाइफ में कभी ऐसी इमरजेंसी नहीं आई है जिसमें एक्सीडेंटल केस हो, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो। ऐसे केस में औरतें, लड़कियां अपने पास कैश पैसे रखी रहती हैं, ये सोच के कहीं कुछ बाई चांस हो जाएगा तो ट्रीटमेंट के लिए। तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है कि अकारण भयभीत रहना। तो क्या इस तरह का सिम्टम आपके में है? और ये भय थोड़ा बहुत तो सब सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि नहीं इतना ये रखना है, कहीं कुछ हो गया एक्सीडेंटल, इस तरह की चीज़ नहीं है। ये जो भय है ये इतना ज़्यादा हो कि 24 घंटे में 2-4 बार इसके बारे में आप सोचें, मतलब ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में इस बात का ख्याल एक बार आ जाए। इस तरह से ये जो भय है एंजाइटी टाइप का, अगर ये कंडीशन है तब टिक कीजिएगा। नहीं तो ये नहीं कि हाँ हर कोई तो अपने फ्यूचर को कुछ एक्सीडेंटल केस सोच के पैसे कैश रखता है या फिर डर लगा रहता है कुछ हो गया तो ये तो हर लोग सोचते हैं, लेकिन उसको लेके कहीं आप चिंताग्रस्त तो हर टाइम नहीं रहते हैं। ये चीज़ फिर 12वां है, क्या आप हमेशा अपने को सही समझते हैं और दूसरों को गलत समझते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं अपनी गलती नहीं देखते हैं, दूसरों की गलती दिखेगी तो फिर बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे, अपने आप को नहीं देखेंगे। तो अगर ये समस्या है तो इस पर भी टिक करें। 13वां है, क्या आप अपने शरीर में ज़्यादा स्थानों पर दर्द और तनाव महसूस करते हैं जिसे चिकित्सक कोई शारीरिक बीमारी का कारण नहीं खोज सके हैं? मतलब कि आपकी बॉडी में ऐंठन हो रही है, तनाव हो रहा है, दर्द हो रहा है, चेकअप के बाद कोई बीमारी नहीं निकल रही है। तो होता है ना कभी कभी यूं ही थोड़ा सा दर्द रहता है तो हल्की फुल्की दर्द की दवाएं खाने पे, पेन किलर खाने पे आराम हो जाता है, लेकिन इस तरह का दर्द हमेशा बना रह रहा है और रिपोर्ट में कुछ खास आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इन 13 में से कोई लक्षण आपके अंदर है तो इन 13 में से अगर किसी एक पे भी टिक लगा है तो आपको एक बार मानसिक रोग के जो चिकित्सालय होते हैं या मानसिक रोग के जो चिकित्सक हैं उनसे परामर्श लेना चाहिए, साइकाइट्रिस्ट से, मतलब कि जिन्होंने MBBS के बाद साइकोलॉजी का कोर्स किया है और वो क्लिनिक खोल रखा है उन्होंने, मेंटल पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो साइकाइट्रिस्ट होते हैं, उनसे आपको चेकअप कराना है। और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने सिर्फ साइकोलॉजी पे PhD किया है, काउंसलिंग साइकोलॉजी पे। तो काउंसलिंग का मतलब ही होता है कि परामर्श, सलाह। तो आपको साइकोलॉजिस्ट से नहीं बल्कि साइकाइट्रिस्ट से एक बार आपको चेकअप कराना है, परामर्श लेना। अगर इन 13 में से कोई भी आपका किसी भी ये जो लक्षण है किसी पे भी आपने टिक लगाया है तो एक बार परामर्श लें। वैसे ये जो 13 टॉपिक में 13 पॉइंट मैंने बताया है, इसको बहुत अच्छे से विचार करके इस पे टिक लगाइएगा। इसको ऐसे ही एक बार पढ़ के यूं ना कीजिएगा, उस पर सोच के कि क्या सच में आप इससे, क्योंकि कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जैसे कि आप बिना कारण भयभीत रहते हैं। तो भयभीत का ये मतलब नहीं कि थोड़ा सा आपको चिंता है उस विषय में तो आप समझ लें कि हम भयभीत हैं, ये नहीं। अगर वो भय बहुत ज़्यादा है, एक होता है टेंशन, एक होता है एंजाइटी। टेंशन का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत हम चिंतित हैं, एंजाइटी का मतलब कि वो चिंता हमें हमेशा पूरे टाइम बनी रहती है, सालों साल बनी रहती है, उसको एंजाइटी कहते हैं। और वो डिप्रेशन की जो स्टेज होता है उसको पार करने के बाद वो इंसान जाता है। डिप्रेशन से पहले इंसान को टेंशन बनी रहती है, वो चीज़ जब लगातार 1 साल से ज़्यादा अस्थायी रूप से हो जाता है तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको भी चिंता कहते हैं, टेंशन को भी चिंता कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में जब एंजाइटी वर्ड आ जाए, चिंता की जगह एंजाइटी वर्ड यूज़ होने लगे, तब उसको माना जाएगा कि क्या आप बिना कारण भयभीत रहते हैं, तब इस पर टिक कीजिएगा। और बाकी सबका तो मतलब एक ही निकलता है
और उस ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। और कुछ, और हाँ, ये भी था कि क्या रंग हमारे नेचर स्वभाव पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो हाँ, डालते हैं। रंगों से इफ़ेक्ट पड़ता है। ज़्यादातर लोग को कहा जाता है कि लाल रंग का बल्ब जला के नहीं सोना चाहिए, इससे होता है मानसिक स्वास्थ्य पे हमारे बुरा प्रभाव पड़ता है, और ये इससे डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या हो जाती है। लाल रंग के जो बल्ब होते हैं, लाइट्स होते हैं, या फिर बेडरूम में लाल रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है दीवार वगैरह रंगने में, और किया भी जाए तो थोड़ा सा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कलर का हो, लाल ना हो। उसके बाद ये भी माना जाता है मनोविज्ञान में कि काले कपड़े पहनने से, अगर कोई पहले से ही डिप्रेशन में हो और वो लगातार काले कपड़े पहने तो और डिप्रेशन में हो जाएगा। तो इसलिए अगर मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हैं, कोई भी समस्या है, छोटी से छोटी समस्या, सबसे छोटी समस्या साइकोलॉजी में डिप्रेशन माना जाता है, तो जो कि कॉमन है, सब में हो जाता है। तो आपको डिप्रेशन की समस्या है तो आप काले कपड़े पहनने को अवॉइड करें पूरी तरह से, ब्लैक ड्रेसेस ना पहने। और एक रिसर्च हुआ था जिसमें ब्लैक अंडरगारमेंट औरतों का, वो गर्मी में पहनने से उससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी होता है, लेकिन मनोविज्ञान में अवसादग्रस्त लोगों को काले कपड़े पहनना बिल्कुल मना किया जाता है। रूम में लाल बल्ब लगाना, इससे भी डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ता है, ये मना होता है। और जब आप रंगों के बारे में पढ़ेंगे कि रंगों का क्या असर होता है, तो चाहे आप, मैं पेंटिंग की भी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पेंटिंग से एमए किया है, तो मैं रंगों के बारे में डीपली भी जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग रंगों के बारे में बताऊँगी कि जो कुछ रंग ठंडे माने जाते हैं, कुछ गर्म माने जाते हैं। जैसे कि नीला है, हरा है, ये ठंडे रंगों में ठंडे रंग इनको माना जाता है। पीला है, नारंगी है, लाल है, ये सारे गर्म रंग होते हैं। सफ़ेद भी ठंडे रंग में माना जाता है, और काला भी गर्म रंग नहीं बल्कि वो सारे रंगों को आश्वासित करता है। तो हमारे मूड पे थोड़ा बहुत इसका असर होता है, लेकिन काले कपड़ों का जो मानसिक रोगी हैं उन पे बहुत बुरा असर होता है। और लोग ये पूछते हैं कि क्या हम कैसे सोते हैं, इसका असर होता है, तो ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक स्पेशली इस पे वीडियो बना के दूंगी, क्योंकि 7-8 प्रकार से लोग की सोने की स्टाइल होती है, उसका अलग अलग नाम होता है, उसका अलग अलग पोजीशन होता है। कुछ लोग उल्टा सोते हैं, कुछ सीधा सोते हैं, कुछ एकदम सीधे, तो सबका अलग अलग मीनिंग होता है। तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और भी 1-2 सवाल है, तो वो थोड़ा उसका आंसर थोड़ा बड़ा है, तो अभी ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ें एक साथ रख दी जाती है तो मिक्स होकर कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए अब 1-2 सवाल बचे हैं जिस पे मैं अलग से उस पर वीडियो बना दूँगी। बाकी इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। बाय।